तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे न्यू की ईट जो चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर को। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस चैप्टर को नहीं समझाने वाला। मुझे आशा है कि आप लोगों के टीचर ने जरूर इस चैप्टर को समझा दिया होगा। फिर भी अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। मैं आपका इस चैप्टर के ऊपर भी एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहले न्यू की ईट जीस लिखने वाले जो कवि हैं उस कवि से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। उसके बाद हम लोग चैप्टर में अभ्यास माला में जितना भी प्रश्न दिया गया है सारी चीज़ों को एक ही वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, देखिए, कवि परिचिति से संबंधित प्रश्न होता है, मतलब कवि से रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर एग्जाम में आ सकते हैं वैसे ही कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ। देखिए, पहला प्रश्न है, राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म किस वर्ष हुआ था? आपका आंसर होना चाहिए 1902 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर होना चाहिए बेनीपुर नामक गांव में, जो कि मुजफ्फरपुर बिहार में है। तीसरा प्रश्न है, राम वृक्ष बेनीपुरी किस साहित्यिक विधा के प्रमुख रचनाकार थे? उत्तर होगा ललित निबंध। चौथा है, राम वृक्ष बेनीपुरी को हिंदी साहित्य में किस रूप में जाना जाता है? तो लिखेंगे यशस्वी ललित निबंधकार के रूप में, या फिर आप ललित निबंधकार भी लिख सकते हैं। पांचवा है, बचपन में माता पिता के निधन के बाद उनका पालन पोषण कहाँ हुआ? तो उत्तर में लिखेंगे ननिहाल में। ननिहाल मतलब नानी के घर। ठीक है, अब देखिए, अगर आपको इस पीडीएफ की जरूरत पड़े तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप वहाँ से चाहिए, मतलब उस लिंक पर क्लिक करिए, डायरेक्ट उस लिंक से आप टेलीग्राम पे जाएंगे और वहाँ से जाकर वीडियो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। राम वृक्ष बेनीपुरी किस आंदोलन में शामिल हुए थे? तो उत्तर होगा हमारा असहयोग आंदोलन में। सातवां नंबर प्रश्न है, उन्होंने किस नेता के आह्वान पर आंदोलन में भाग लिया था? उत्तर लिखेंगे महात्मा गांधी के। आठवां है, राम वृक्ष बेनीपुरी को कितने वर्षों तक जेल की यात्रा करनी पड़ी थी? तो 1930 से लेकर 1942 ईस्वी तक के समय तक उनको जेल की यात्रा करनी पड़ी थी। 9 नंबर का प्रश्न है, राम वृक्ष बेनीपुरी किस स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े थे? भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से। अगला है, बिहारी हिंदी साहित्य सम्मेलन को खड़ा करने में किसकी भूमिका रही? तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी की। अगला है प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद बेनीपुरी जी किस कार्य से जुड़े रहे? आंसर में लिखेंगे साहित्य साधना तथा देश और समाज के नवनिर्माण से। 12 नंबर का प्रश्न है, राम वृक्ष बेनीपुरी मूल रूप से किस क्षेत्र से साहित्य में आए थे? तो पत्रकारिता से। 13 नंबर है, उन्होंने कौन सी पत्रिका का संपादन किया? उत्तर होगा नई धारा। गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी की। पतितों के देश में किस विधा की रचना है? तो ये उपन्यास है। चिता के फूल किस प्रकार की रचना है? कहानी संग्रह। अगला है, माटी की मूर्तें किस विधा से संबंधित है? तो माटी की मूर्तें रेखा चित्र है। अम्बापाली किस प्रकार की रचना है? तो नाटक है। 19 नंबर का प्रश्न है कि राम वृक्ष बेनीपुरी की भाषा शैली कैसी थी? तो उनकी भाषा शैली जीवंत, अलंकार युक्त, प्रभावमयी और ओजपूर्ण थी। 20 नंबर का प्रश्न है कि राम वृक्ष बेनीपुरी का स्वर्गवास किस वर्ष हुआ था? तो 1968 ईस्वी में। उसके बाद 21 नंबर का प्रश्न है कि नींव की ईंट किस प्रकार की रचना है? तो नींव की ईंट राम वृक्ष बेनीपुरी जी का एक रोचक एवं प्रेरक ललित निबंध है। नींव की ईंट के लेखक कौन है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं किस नाम से प्रकाशित हो चुकी हैं? तो बेनीपुरी ग्रंथावली। बेनीपुरी की साहित्यिक रचनाओं की संख्या कितनी है? तो लगभग 100 है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों हमारा कवि परिचिति से संबंधित यहाँ पे टोटल 24 क्वेश्चन। ठीक है, अब हम बात करेंगे अभ्यास माला की ओर बढ़ेंगे, जहाँ पे बोध एवं विचार के अंतर्गत आप लोगों को पहला प्रश्न दिया गया है कि पूर्ण वाक्य में उत्तर दो, जिसमें क नंबर में पूछा गया था कि राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर में लिखेंगे राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर नामक गांव में हुआ था। ख नंबर, बेनीपुरी जी को जेल की यात्राएं क्यों करनी पड़ी थी? तो बेनीपुरी जी को भारत के स्वतंत्र आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण अनेक बार जेल जाना पड़ा था। ठीक है, ग नंबर का प्रश्न है कि बेनीपुरी जी का स्वर्गवास कब हुआ था? उत्तर में लिखेंगे कि राम वृक्ष बेनीपुरी जी का स्वर्गवास 9 सितंबर 1968 ईस्वी को हुआ था। चमकीली सुंदर सुघड़ इमारत वस्तुतः किस पर टिकी होती है? तो उत्तर में लिखेंगे कि चमकीली सुंदर और सुघड़ इमारत वस्तुतः अपनी मजबूत नींव पर टिकी होती है। एक डाउट आप लोगों को हो सकता है कि सर हमारे बुक में तो 9 सितंबर कहीं पे लिखा नहीं है, तो क्या हम लोग एग्जाम में लिख सकते हैं? बिल्कुल आप लोग लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर लिखने का मन ना करे, अगर ईयर पूछा जाए तो आप ईयर भी दे सकते हैं। दुनिया का ध्यान सामान्यतः किस पर जाता है? उत्तर में लिखेंगे दुनिया का ध्यान सामान्यतः
बाहरी चमक दमक और ऊपर के आवरण पर जाता है। 4 नंबर का प्रश्न है कि नींव की ईंट को हिला देने का परिणाम क्या होगा। नींव की ईंट को हिला देने से पूरी इमारत और उसका कंगोरा गिर जाएगा। 6 नंबर का प्रश्न है कि सुंदर सृष्टि हमेशा ही क्या खोजती है। तो सुंदर सृष्टि हमेशा ही बलिदान खोजती है। ज नंबर का प्रश्न है कि लेखक के अनुसार गिरजाघरों के कलश वस्तुतः किनकी शहादत से चमकते हैं। तो लेखक के अनुसार गिरजाघरों के कलश उन अनाम लोगों की शहादत से चमकते हैं जिन्होंने ईसाई धर्म के प्रचार के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया था। झ नंबर का प्रश्न है कि आज किसके लिए चारों ओर होड़ाहोड़ी मची है। उत्तर में लिखेंगे आज कंगूरा बनने के लिए चारों ओर होड़ाहोड़ी मची हुई है। यह नंबर का एक प्रश्न है कि पठित निबंध में सुंदर इमारत का आशय क्या है। तो पठित निबंध में सुंदर इमारत का आशय है नया सुंदर समाज। अब हम बात करेंगे आगे, जो कि 2 नंबर का है, जिसमें पूछा गया है, बताया गया है कि अति संक्षिप्त उत्तर दीजिए लगभग 25 शब्दों में। तो उत्तर में लिखेंगे हम लोग का नंबर में, देखिए बहुत ही छोटा आंसर है, फिर भी आप लोग चाहें तो एग्जाम में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप लोग लिखेंगे और मार्क ना मिलेगा, ठीक है। तो मनुष्य सत्य से क्यों भागता है। तो मनुष्य सत्य से इसलिए भागता है क्योंकि सत्य कठोर होता है और आकर्षणहीन होता है, जबकि मनुष्य बाहरी सुंदरता और चमक की ओर अधिक आकर्षित होता है, ठीक है। मतलब बाहरी दिखावे की ओर हम लोग ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं। ख नंबर का प्रश्न है कि लेखक के अनुसार कौन सी ईंट अधिक धन्य है। उत्तर में लिखेंगे लेखक के अनुसार वह नींव की ईंट अधिक धन्य है जो स्वयं नीचे दबकर पूरी इमारत को मजबूत प्रदान करती है। ग नंबर का प्रश्न है नींव की ईंट की क्या भूमिका होती है। उत्तर में लिखेंगे नींव की ईंट इमारत का आधार होता है और उसी की मजबूती पर पूरी इमारत का अस्तित्व निर्भर करता है। अगला प्रश्न है कंगूरे की ईंट की भूमिका स्पष्ट करो। उत्तर में लिखेंगे कंगूरे की ईंट इमारत की सुंदरता और आकर्षण बढ़ाती है तथा लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचती है। उसके बाद अगला नंबर का एक प्रश्न आता है जिसमें पूछा गया है कि शहादत का लाल सेहरा कौन से लोग पहनते हैं और क्यों। उत्तर में लिखेंगे समाज और राष्ट्र के लिए मौन रहकर त्याग और बलिदान करने वाले लोग शहादत का लाल सेहरा पहनते हैं। 4 नंबर का प्रश्न है कि लेखक के अनुसार ईसाई धर्म को किन लोगों ने अमर बनाया और कैसे। उत्तर में लिखेंगे कि ईसाई धर्म को उन अनाम लोगों ने अमर बनाया जिन्होंने उसके प्रचार हेतु चुपचाप त्याग संघर्ष और बलिदान किया। 6 नंबर का प्रश्न है कि आज देश के नौजवानों के समक्ष चुनौती क्या है। उत्तर में लिखेंगे आज देश के नौजवानों के सामने चुनौती है कि वे निस्वार्थ भाव से समाज और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। मतलब राष्ट्र का निर्माण करने में उनका जो योगदान होना चाहिए वो उसे दें, ठीक है। अगला प्रश्न है कि संक्षिप्त उत्तर दीजिए लगभग 50 शब्दों में, जिसमें से पहला प्रश्न ये पूछा गया था कि मनुष्य सुंदर इमारत के कंगूरे को तो देखा करते हैं पर उसकी नींव की ओर उनका ध्यान क्यों नहीं जाता। उत्तर में लिखेंगे कि मनुष्य सामान्यतः बाहरी सुंदरता और दिखाई देने वाली वस्तुओं से प्रभावित होता है। कंगूरा आकर्षक दिखाई देता है इसलिए लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, जबकि नींव जो होती है जमीन के भीतर छिपी रहती है, इसी कारण लोग उसकी वास्तविक महत्व और योगदान को समझ नहीं पाते। अगला प्रश्न है लेखक ने कंगूरे के गीत गाने के बजाय नींव के गीत गाने के लिए क्यों आह्वान किया है। उत्तर में लिख सकते हैं कि लेखक ने नींव के गीत गाने का आह्वान इसलिए किया है क्योंकि समाज में वास्तविक निर्माण और प्रगति उन लोगों के त्याग और समर्पण से होती है जो प्रसिद्धि की इच्छा किए बिना चुपचाप कार्य करते हैं। ऐसे लोग ही समाज की वास्तविक आधारशिला होते हैं। अगला प्रश्न है सामान्यतः लोग कंगूरे की ईंट बनना तो पसंद करते हैं परंतु नींव की ईंट बनना क्यों नहीं चाहते। मतलब हर कोई कंगूरा का ईंट बनना चाहता है लेकिन नींव की ईंट क्यों बनना नहीं चाहते। क्योंकि देखिए सामान्यतः लोग प्रसिद्धि चाहते हैं, सम्मान और दिखाई देने वाली जो वस्तुएं हैं उसको उपलब्धि चाहते हैं। कंगूरे की ईंट सबको दिखाई देती है और प्रशंसा प्राप्त करती है, जबकि नींव की ईंट गुमनाम रहकर त्याग करती है, इसलिए लोग त्याग और मौन सेवा की अपेक्षा प्रसिद्धि को अधिक महत्व देते हैं। समझ में आ रहा होगा। मुझे आशा है दोस्तों कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इसलिए मैंने यहाँ पर समझाने का कार्य नहीं किया है और जो बीच में मुझे टफ लगेगा वो मैं समझा दूंगा, लेकिन इतनी सहज भाषा में लिखा गया है कि पीडीएफ को पढ़कर ही आपको पूरे आंसर को पूरे आंसर ही समझ में आ जाएगा, इसलिए दिक्कत वाली कोई बात होनी नहीं चाहिए। लेखक
ईसाई धर्म को अमर बनाने का श्रेय किन्हें देना चाहते हैं और क्यों? देखिए, लेखक ईसाई धर्म को अमर बनाने का श्रेय उन अनाम लोगों को देना चाहते हैं जिन्होंने धर्म के प्रचार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने बिना प्रसिद्धि की इच्छा के कष्ट सहकर और बलिदान देकर धर्म को जीवित रखा। अगला नंबर का प्रश्न है कि हमारा देश किन के बलिदानों के कारण आजाद हुआ? उत्तर में लिखेंगे, लेखक के अनुसार हमारा देश केवल प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों के कारण नहीं, बल्कि उन असंख्य गुमनाम देशभक्तों के बलिदानों के कारण स्वतंत्र हुआ, जिन्होंने चुपचाप अपना सब कुछ राष्ट्र के लिए समर्पित कर दिया था। 4 नंबर का प्रश्न है कि दधीची मुनि ने किस लिए और किस प्रकार अपना बलिदान किया था? तो दधीची मुनि ने लोक कल्याण और दूसरे असुरों के विनाश के लिए अपना बलिदान दिया था। उन्होंने अपनी हड्डियां दान कर दी, जिनसे अस्त्र बनाकर वृत्तासुर का विनाश किया गया। 6 नंबर का प्रश्न है कि भारत के नवनिर्माण के बारे में लेखक ने क्या कहा है? उत्तर में लिखेंगे कि लेखक ने कहा है कि भारत का नवनिर्माण केवल शासकों के प्रयासों से संभव नहीं होगा। इसके लिए ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जो निस्वार्थ भाव से समाज निर्माण में अपना योगदान दें। ज नंबर का प्रश्न है कि नींव की ईंट शीर्षक निबंध का संदेश क्या है? उत्तर में लिखेंगे, इस निबंध का संदेश है कि समाज और राष्ट्र का वास्तविक निर्माण त्याग, समर्पण और मौन सेवा करने वाले लोगों के द्वारा होता है। इसलिए प्रसिद्धि नहीं बल्कि आधार बनने की भावना अपनानी चाहिए। चौथा नंबर एक प्रश्न निकल कर आ रहा है जिसमें पूछा गया है, सम्यक उत्तर दीजिए, कहा गया है 100 शब्दों में। पहला है, नींव की ईंट का प्रतीकार्थ स्पष्ट करो। देखिए, नींव की ईंट उन लोगों का प्रतीक है जो बिना किसी नाम और सम्मान की इच्छा के समाज और देश के लिए काम करते हैं। वे चुपचाप त्याग और बलिदान करते हैं। समाज की मजबूती ऐसे ही लोगों पर टिकी रहती है। उसके बाद हम बात करेंगे कंगूरे की ईंट के प्रतीकार्थ पर प्रकाश डालो। मतलब, कंगूरे की ईंट उन लोगों का प्रतीक है जो प्रसिद्धि और सम्मान पाते हैं। जैसे कंगूरा सबको दिखाई देता है, वैसे ही वो लोग समाज में पहचान बनाते हैं, लेकिन उनकी सफलता में कई अनजान लोगों का भी योगदान होता है। ठीक है। ग नंबर का प्रश्न है कि हाँ, शहादत और मौनमुख समाज की आधारशिला यही होती है का आशय बताओ। देखिए, इसका आशय है कि समाज का विकास उन लोगों के त्याग और बलिदान से होता है जो बिना नाम और प्रसिद्धि के चुपचाप काम करते हैं। ऐसे लोगों के कारण ही समाज आगे बढ़ता है और मजबूत बनता है। अब हम बात करेंगे 5वें नंबर की, जिसमें सप्रसंग व्याख्या करने के लिए कहा गया है। तो पहला नंबर प्रश्न है कि हम कठोरता से भागते हैं, भद्देपन से मुख मोड़ते हैं, इसलिए सच से भी भागते हैं। सप्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आलोक भाग 2 के अंतर्गत रामवृक्ष बेनीपुरी के निबंध नींव की ईंट से ली गई है। इसमें लेखक सत्य के महत्व को समझा रहे हैं। देखिए, व्याख्या में क्या लिखेंगे कि लेखक कहना चाहता है कि लोग सुंदर और आसान चीजों को पसंद करते हैं, लेकिन कठिन और कड़वी बातों से दूर भागते हैं। सत्य हमेशा सुखद नहीं होता है, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है, सत्य जो है वो कभी भी सुखद नहीं होता है। सुनने में बुरा लगता है, करने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो सत्य चीज होती है, इसलिए लोग उसे स्वीकार नहीं करना चाहते। इसी कारण लोग दिखावे को अधिक महत्व देते हैं और वास्तविक सच्चाई को अनदेखा कर देते हैं। ख नंबर का प्रश्न है कि सुंदर सृष्टि हमेशा बलिदान खोजती है, बलिदान ईंट का हो या फिर व्यक्ति का। देखिए, सप्रसंग इसमें लिखिए, उसके बाद हम लोग लिखेंगे इस पे व्याख्या। तो सप्रसंग क्या हो सकता है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक आलोक भाग 2 के अंतर्गत यह पंक्ति नींव की ईंट नामक निबंध से ली गई है। इसके लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं। लेखक इसमें त्याग और बलिदान का महत्व बता रहे हैं। व्याख्या में लिखेंगे कि लेखक के अनुसार कोई भी अच्छा और महान कार्य बिना त्याग के पूरा नहीं होता। जैसे एक मजबूत इमारत बनाने के लिए कुछ ईंटों को नींव में दबना पड़ता है, वैसे ही समाज और देश के विकास के लिए कुछ लोगों को अपना सुख छोड़ना पड़ता है। बलिदान ही सुंदर और मजबूत समाज की नींव बनाता है। ठीक है, बलिदान जो होता है वही समाज को सुंदर बनाने का असली कार्य करता है। ग नंबर का प्रश्न है कि अफसोस
कंगूरा बनने के लिए चारों ओर होड़ा होड़ी मची है, न्यू किड बनने की कामना लुप्त हो रही है। तो सब प्रसंग में लिखेंगे वही बातें कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 के अंतर्गत यह पंक्ति न्यू किड नामक निबंध से ली गई है। इसके लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी हैं। इसमें लेखक समाज की स्वार्थपूर्ण सोच पर चिंता व्यक्त कर रहा है। व्याख्या में लिखेंगे कि लेखक कहना चाहता है कि लोग आज आज लोग नाम, सम्मान और पहचान पाने के पीछे भाग रहे हैं। हर कोई ऊपर दिखाई देना चाहता है, लेकिन समाज के लिए चुपचाप काम करने की भावना कम होती जा रही है। लेखक लोगों को त्याग और सेवा का महत्व समझाते हुए न्यू किड बनने की प्रेरणा देते हैं। अब हम बात करेंगे भाषा एवं व्याकरण ज्ञान की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों को समझना। आप लोगों के बुक में देखना आप लोग कि कुछ शब्द दिए गए हैं और कहा गया है कि उनमें से अरबी फारसी शब्दों को चयन कीजिए। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे सिर्फ अरबी फारसी के शब्दों को ही चयन कर लिया है, बाकी शब्द हम लोगों ने सिलेक्ट ही नहीं किया। तो उत्तर में कौन क्या लिखेंगे, इमारत, नींव, दुनिया, जमीन, कंगूरा, मुनहसिर, शहादत, रोशनी, आजाद, अफसोस और शोहरत, ये सभी के सभी अरबी फारसी के शब्द हैं। दूसरा नंबर में कहा गया है कि शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाओ। तो कुछ शब्द दिए गए थे जिनका वाक्य में बदलना था। तो चमकीली से उसकी चमकीली पोशाक सबको पसंद आई, वाक्य बन गया। कठोरता से बनाए तो शिक्षक की कठोरता विद्यार्थियों के हित के लिए थी। ग नंबर का प्रश्न है बेतहाशा, बारिश के कारण नदी का पानी बेतहाशा बढ़ गया। घ भयानक है, कल रात भयानक तूफान आया। गिरजाघर, गांव के पास एक सुंदर गिरजाघर है। इतिहास, भारत का इतिहास गौरवशाली है। तो यहाँ पर 2 नंबर का ग्रामर भी खत्म होता है। 3 नंबर का प्रश्न एक ग्रामर में पूछा गया है कि निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करो। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, सारे वाक्यों को लिख लिया है, लेकिन शुद्ध कहाँ कहाँ पे करना है, मैंने यहाँ पे क्या किया है, आप लोग देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे उसको बोल्ड कलर कर दिया है। ठीक है, आप लोग इसी से समझ जाना कि यहाँ पे करेक्ट किया गया है। ठीक है, जैसे मैं पढ़ देता हूँ कि नहीं तो हम इमारत का गीत न्यू के गीत से प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे बुक में कुछ और था, ईसाई धर्म उन्हीं के पुण्य प्रताप से फल फूल रहा है, या फिर बुक में था रहे हैं। ठीक वैसे ही मैंने यहाँ पे टिक कर दिया है। अब मैं इसको पढ़ नहीं रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पढ़ने से वीडियो बहुत लंबी बनती है। इसलिए 4 नंबर में हम चले जाते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा जो कि टेलीग्राम का होगा, वहां से डाउनलोड कर लेना। निम्नलिखित लोकोक्तियों का भाव पल्लवन करो। देखिए, अधजल गगरी छलकत जाए, इसका भाव पल्लवन अगर करने जाएं तो क्या लिखेंगे कि इस लोकोक्ति का अर्थ है कि कम ज्ञान या कम योग्यता वाला व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। जिस व्यक्ति में वास्तविक ज्ञान होता है वो विनम्र रहता है। इसलिए मनुष्य को दिखावा करने के बजाय ज्ञान और गुणों पर ध्यान देना चाहिए। अब हम बात करेंगे ख नंबर का, जिसमें पूछा गया है कि होनहार विद्वान के होत चिकने पात, मतलब इसका अर्थ यह है कि योग्य और प्रभावशाली व्यक्ति के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। जैसे अच्छे वृक्ष की पहचान उसके छोटे पत्तों से हो जाती है, वैसे ही होनहार व्यक्ति के गुण प्रारंभ में ही दिखाई देने लगते हैं। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, इस लोकोक्ति का अर्थ है कि समय निकल जाने के बाद पछताने से कोई लाभ नहीं होता। मनुष्य को समय रहते अपने काम पूरे कर लेने चाहिए, क्योंकि अवसर एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। जाको रखे साइया मार सके ना कोई, इसका अर्थ है कि जिसकी रक्षा ईश्वर करता है उसका कोई नुकसान नहीं कर सकता। यदि व्यक्ति सच्चे मन से अच्छे कार्य करता है तो कठिन परिस्थितियों में भी उसे सहायता और सुरक्षा मिलती है। अब हम बात करेंगे 5वें नंबर का प्रश्न की, जिसमें कहा गया था कि निम्नलिखित शब्दों के दो दो अर्थ बताओ। जिसमें अंबर का मतलब क्या होता है, आकाश, वस्त्र। ठीक है, यहाँ पर अंबर का मतलब कपड़ा भी होता है, आकाश भी होता है। उत्तर में लिखेंगे जवाब, उत्तर का भी मतलब पर्यायवाची शब्द में क्या लिखेंगे, अर्थ बताएंगे तो जवाब होगा उत्तर दिशा होगा। काल का क्या लिख सकते हैं, समय, मृत्यु। नव का नए लिख सकते हैं नया, नौ। पत्र का लिख सकते हैं चिट्ठी, पता। मित्र को लिख सकते हैं दोस्त और सूर्य। ठीक है, बाण को लिख सकते हैं रंग और अक्षर। हार को लिखेंगे पराजय, माला। कल बीता, आने वाला दिन, मशीन। कल जो है कल बीता, बीता आने वाला दिन, मशीन। कनक मतलब सोना, गेहूं। अंतिम में 6 नंबर का प्रश्न आता है, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों के जोड़ों के अंतर का मतलब जोड़ों का अंतर बताओ। जैसे यहाँ पे क्या करना है कि
जो अंतर है शब्द एक जैसे ही दिखाई देंगे लेकिन उसमें थोड़ी सी चेंजेस होती है, उसी को बताना है। जैसे अगम का मतलब हो गया जहाँ पहुँचना कठिन हो। दुर्गम का मतलब जहाँ पहुँचना कठिन हो। ठीक है, मतलब यहाँ पर थोड़ी सी चीजें इधर उधर की गई है। तो यहाँ पर जो लिखा गया है ना, अगम का मतलब जहाँ पहुँचना कठिन हो, और यहाँ पे दुर्गम का मतलब हो गया जहाँ जाना कठिन हो। तो दोस्तों मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूँ। जैसे एक डाउट आप लोगों का हो सकता है कि सर ये दोनों बातें तो आप लोगों ने सेम सेम दे दिया है कि जहाँ पहुँचना कठिन हो, और जहाँ दुर्गम का मतलब हो गया जहाँ जाना कठिन हो। तो देखिए, जहाँ पहुँचना बिल्कुल असंभव ही हो उसको कहते हैं अगम। ठीक है, और जहाँ जाना थोड़ा कठिन होता है उसको बोलेंगे दुर्गम। अब देखिए, अपराध का हो गया नियम के विरुद्ध कार्य, पाप हो गया धर्म दृष्टि से गलत कार्य, अस्त्र का मतलब हो गया फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, शस्त्र का मतलब हो गया हाथ में लेकर चलाया जाने वाला हथियार, आदि का मतलब हो गया मानसिक कष्ट, व्याधि का मतलब हो गया शारीरिक रोग, दुख का हो गया पीड़ा, खेद का हो गया पछतावा। अगला है स्त्री का हम लोग क्या बोलेंगे, महिला भी बोलेंगे, पत्नी का विवाहित स्त्री भी बोलेंगे। आज्ञा का होगा आदेश, अनुमति का होगा स्वीकृति, अहंकार का होगा स्वयं को बड़ा मानना, गर्व का होगा उचित आत्मसम्मान। ठीक है, आप लोग अपने बुक में देखना, योग्यता विस्तार में 2 क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट में। ठीक है, राम वृक्ष, जिसमें से पहला नंबर है राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा रचित मसाल तथा गेहूं और गुलाब शीर्षक निबंध का संग्रह करके पढ़ो और उनसे सहित निहित संदेश सहपाठियों को बचाओ। तो ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे लग नहीं रहा है, लेकिन फिर भी पढ़ देता हूँ। मसाल तथा गेहूं और गुलाब का संदेश है। इन निबंधों में लेखक ने समाज सेवा, मानवीय मूल्य, श्रम, संवेदना और जीवन में संतुलन का संदेश दिया है। लेकिन 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 आप लोग ध्यान देना इस क्वेश्चन पे कि ललित निबंध की विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करो। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कहीं पे भी इस बार 2026 में। ठीक है, तो लिखेंगे ललित निबंध की विशेषताएं जो है वो निम्नलिखित हैं। जैसे पहला है भाषा सरल और प्रभावशाली होती है। ललित निबंध की भाषा जो होती है वो सब सरल होती है और उसमें प्रभाव भी डालती है। वो भाव और विचार दोनों का समन्वय होता है। लेखक के व्यक्तित्व की झलक भी मिलती है। रोचक शैली और कलात्मक शैली होती है। विषय का प्रस्तुतिकरण सौंदर्यपूर्ण होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे हम लोग आने वाले एक नए वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग चैनल के साथ बने रहें और इसी तरह के इंटरेस्टेड वीडियो पाने के लिए मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले हर वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप लोगों तक जरूर पहुंचे। तो आज की इस वीडियो में हम यही बोलकर विदा लेते हैं। मिलेंगे हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।